ओके चलेगा सर। सर आवाज आ रही है ना? जी हाँ मिस, आ रही है। आपका पीपीटी भी दिख रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थी आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का स्कूल बंद है लेकिन आप लोगों का शिक्षण चल रहा है ऑनलाइन क्लास के माध्यम में। आज हम लोग विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में प्रकरण पहला जो हमारा गति के नियम है, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो स्वाध्याय के क्वेश्चन है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जो स्वाध्याय का आपका प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 3, क्रमांक 7 का अ और आ, ये तीनों क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सेशन में आज हम लोग यही 3 प्रश्न डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 अ और आ, यही 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये सेशन ध्यान पूर्वक सुनना है और सेशन खत्म होने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है, तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि नीचे दी गई तालिका के पहले स्तंभ को दूसरे और तीसरे स्तंभ से जोड़िए और नई सारणी तैयार कीजिए। ये आपका है। तो ये एक प्रकार से जोड़िया मिलाव है। जैसे आप लोग पहले से जोड़िया मिलाव वाला क्वेश्चन करते आए हैं, तो पहले जब आप लोग जोड़िया मिलाव वाला क्वेश्चन करते थे तो उसमें क्या रहता था, आपको 2 कॉलम रहते थे और कॉलम बी, उसमें आप लोगों को क्या करना रहता था, जोड़िया मिलाना रहता था। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम 1, 2, 3, ऐसे करके आपको 3 कॉलम्स दिए हैं। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका रिलेशन या संबंध या जोड़ी सेकंड और थर्ड दोनों में ढूंढना है। ठीक है, ये जोड़िया मिलाव जैसा ही है, बस उसमें हम लोग के पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स रहते थे जिनके बीच में जोड़ियां ढूंढनी रहती थी। हमारे पास 3 कॉलम्स है जिनके बीच में हमको क्या करनी है, जोड़ियां ढूंढनी है। तो ये जो पहला कॉलम है इसकी जोड़ी हम लोगों को सेकंड और थर्ड दोनों में ढूंढनी है। तो पहला जो कॉलम है, पहले कॉलम में जो फर्स्ट टॉपिक दिया हमको वो दिया है ऋण त्वरण। ठीक है, ऋण त्वरण बोल सकते हैं आप लोग, ऋणात्मक त्वरण। तो जब ऋण या ऋणात्मक की बात आती है तो इसका मतलब कोई चीज क्या हो रहा है, घट रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, कोई भी चाहे या कम होता है तो हम लोग उसके लिए ऋण का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है ऋणात्मक त्वरण या ऋण त्वरण। तो अब हम लोग पहले ये जो सेकंड वाला कॉलम है स्तंभ दो में देखेंगे कि किस कम हो रही है क्या। तो जो चीज कम होगी उसके साथ इसकी हम लोगों को जोड़ी मिल जाएगी। तो पहला हमको दिया है पिंड का वेग स्थिर है। पिंड का वेग अगर स्थिर है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब पिंड का वेग क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इसकी जोड़ी मिलेगी क्या, तो ये इसकी जोड़ी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये हम लोग ऋण त्वरण देख रहे हैं। ऋण त्वरण मतलब वो कहीं ना कहीं जो वेग होगा वो क्या होगा, कम होगा। सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है पिंड का वेग कम होता है। ठीक है, और थर्ड वाला हमको दिया है पिंड का वेग बढ़ता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हमको स्तंभ 2 में दिए हैं, पहले में तो कांस्टेंट है पिंड का वेग, दूसरे में क्या हो रहा है, पिंड का वेग कम हो रहा है, तीसरे में पिंड का वेग बढ़ रहा है। तो जो ऋणात्मक त्वरण है उसकी जोड़ी किसके साथ लगेगी, उसकी जोड़ी लगेगी ये सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जिसमें लिखा है पिंड कम होता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है, जैसे जब पिंड का वेग कम होता है उसे हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो जहां पिंड का वेग कम होगा उसे हम कहेंगे ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, ये हमको ऋणात्मक त्वरण की स्तंभ 2 से जोड़ी मिल गई। अब हम लोग इसकी स्तंभ 3 में जोड़ी ढूंढेंगे। ये वाला जो थर्ड हम लोग को अभी कॉलम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसकी जोड़ी ढूंढेंगे। अभी थर्ड में जब हम लोग
करते हैं तो पहला हमको दिया है, एक कार शुरुआत में विरामावस्था के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से 10 सेकेंड में प्राप्त करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया, जो पहला है ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है हमको कि एक जो कार है वो शुरुआत में विरामावस्था में है, मतलब उसका कोई वेग नहीं है, शून्य है। उसके बाद वो क्या करती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, मतलब उसके वेग में क्या आई, बढ़ोतरी आई। उसके वेग में क्या आई में क्या आई, बढ़ोतरी आई। तो ये इस ऑप्शन के साथ मैच होगा क्या, ये भी इस ऑप्शन के साथ नहीं मैच होगा। सेकंड वाला देखते हैं, जिसमें दिया है एक वाहन 25 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक है, एक वाहन है मीटर वेग पर सेकंड से वेग से गतिशील है, तो मतलब जो उसका वेग है ना उसमें बढ़ोतरी आ रही है ना कमी आ रही है, तो वो भी हम त्वरण के साथ मैच होगी क्या, उसकी जोड़ी नहीं मैच होगी। पहले वाले में क्या हुआ, वेग बढ़ा, दूसरे वाले में क्या हुआ, वेग कांस्टेंट चल रहा है, तो ये दोनों मैच नहीं होने वाले। थर्ड वाला देखते हैं अब हम लोग। थर्ड वाले में क्या है, एक वाहन 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जाकर 5 सेकंड के बाद रुकता है। ठीक है, एक वाहन है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है और 5 सेकंड के बाद जाकर रुक गया, तो इसके वेग में क्या हुई, इसके वेग में कमी हुई, इसका वेग क्या हुआ, कम हुआ। तो जो ऋणात्मक त्वरण की जो जोड़ी होगी वो इसके साथ मैच होगी। ठीक है, तो पहले स्तंभ में जो ऋणात्मक त्वरण था, दूसरे स्तंभ में उसकी जोड़ी हमने ढूंढी तो क्या मिला, पिंड का वेग कम होता है। तीसरे हमको एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें हमको कौन सा मिला, एक वाहन जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जाकर 5 सेकंड बाद रुकता है। तो इस प्रकार की जोड़ी बन गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमको दिया है धन त्वरण या फिर धनात्मक त्वरण। ठीक है, तो और धनात्मक होता है तब कोई भी चीज क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें क्या होगा, पिंड का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब हम लोग के पास जो ऑप्शन में हमको देखना है कि पिंड का वेग कहाँ पर बढ़ रहा है, वो इसके साथ जोड़ी में मैच होगा। तो ये हो गया हमारा धनात्मक त्वरण। अभी ये वाला तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऋणात्मक के साथ इसकी जोड़ी बन चुकी है। अब हमारे पास क्या बचा है, पिंड का वेग स्थिर रहता है, और दूसरा ऑप्शन बचा है पिंड का वेग बढ़ता है। तो पिंड का वेग अगर स्थिर है तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये तो धनात्मक त्वरण नहीं होगा। लेकिन पिंड का वेग क्या हो रहा है, पिंड का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ता है, तो धनात्मक त्वरण की जोड़ी किसके साथ बनेगी, वस्तु का वेग बढ़ता है, इस ऑप्शन के त्वरण की जोड़ी बनेगी। उसके बाद स्तंभ 3 की बात करें तो यहाँ पर हमको अभी ये वाला ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी ऋणात्मक त्वरण के साथ चला गया है, तो ये वाला ऑप्शन तो हम लोग देखेंगे नहीं। दोनों ऑप्शन हैं, उसमें हमको क्या क्या दिया है, एक कार शुरुआत में विरामावस्था के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे 10 सेकंड में प्राप्त करती है। तो स्टार्टिंग में कार का वेग क्या है, शून्य है। उसके बाद क्या हुआ, 10 सेकंड में उसका वेग बढ़ गया अचानक से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से। और यहाँ पर क्या है, कार का वेग क्या है, स्थिर है, जो 25 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। तो धनात्मक त्वरण में जैसे मैंने बताया क्या होता है, पिंड का वेग बढ़ता है, तो इसकी जोड़ी कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी कि एक कार शुरुआत में विरामावस्था के बाद 50 किलोमीटर घंटा वेग 10 सेकंड में प्राप्त करती है। जहां पर वेग बढ़ा है वहां पर धनात्मक त्वरण आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड हमको दिया है शून्य त्वरण। शून्य त्वरण में क्या होता है, न पिंड का वेग बढ़ेगा न पिंड का वेग घटेगा, जो पिंड का वेग है वो कांस्टेंट रहेगा, जैसा पिंड का वेग है वैसा ही रहने वाला है। तो वैसे भी ये दोनों ऑप्शन तो हमको मालूम है ऑलरेडी, इन दोनों के साथ आगे लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, पिंड का वेग स्थिर होता है। तो शून्य त्वरण की जोड़ी किसके साथ बन जाएगी, पिंड का वेग स्थिर रहता है। और यहाँ पे भी हमको मालूम है ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग ने ले लिया है। लास्ट का कौन सा ऑप्शन बचा है हमारे पास, एक वाहन जो 25 मीटर सेकंड के वेग से गतिशील है। लेकिन अगर मान लो आपको 3 की जगह 4 ऑप्शन दिए हैं तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शून्य उस पिंड का वेग ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये जो ऑप्शन है इसमें हमको दिख रहा है
कि जो वाहन है वो 25 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। तो इस वाहन का वेग ना ही बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इस वाहन का जो त्वरण होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 3 स्तंभ दिए थे जिसमें आपको जोड़ियां मिलानी थी और नई सारणी तैयार करनी थी। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को ये इस तरीके से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे कर दिया, या फिर ये यहाँ से, ये इसकी जोड़ी है तो ये इसकी जोड़ी है, इस प्रकार से कर दिया। इस प्रकार से में गोल गोल करके जोड़ी बनाएंगे तो वो पूरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो और उसके आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से आपको, जैसे मैंने गोल गोल किया वैसे आपको गोल गोल नहीं करना, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। लेकिन अगर आप लोग ऐसे गोल गोल करेंगे और उसका ऐसा लाइन बना बना के करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी किसकी जोड़ी किसके साथ है। तो ये कैसे लिखना है, ये नई सारणी हमको तैयार करनी है। हमको क्वेश्चन में दिया है नई सारणी हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। पहले आपको लिखना है स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3। ठीक है, आप लोगों ने क्रमांक डाल दिया। स्तंभ 1 की जोड़ी बनानी है 2 और 3 के साथ, तो जो स्तंभ 1 में दिया है पहले उसको लिख लीजिए, ऋण त्वरण, धन त्वरण और शून्य त्वरण, वो आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद ऋण त्वरण का स्तंभ 2 में किसके साथ जोड़ी बनी थी, पिंड का वेग कम होता है, ये आपको फिर ऑप्शन लिखना है। स्तंभ 3 में कौन से के साथ उसकी जोड़ी बनी थी, एक वाहन 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जाकर 5 सेकंड के बाद रुकता है, तो उसके बाद आपको उसी लाइन में इस प्रकार से लिखनी है। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, धन त्वरण। धन त्वरण में क्या होगा, पिंड का वेग बढ़ेगा। और कौन सा एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ी में बना था, एक कार शुरुआत में विरामावस्था के बाद 50 किलोमीटर घंटे वेग से 10 सेकंड में प्राप्त करती है। ठीक है, वैसे शून्य में क्या होगा, पिंड का वेग स्थिर रहता है। तो एक वाहन 25 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक है, तो पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन में सारणी देखी थी वो अलग थी, फिर जब हमको उसके आंसर्स मिल गए तो हम लोगों को इस प्रकार से सारणी बनानी है। जो जिसकी जोड़ी है जिसके सामने है उसको उसके सामने इस प्रकार से लिखना है, और इस प्रकार से ऐसा गोजागाजी करके, ठीक है, वरना इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसकी जोड़ी आपने किसके साथ बनाई है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से त्वरण के सामने जो उसकी जोड़ी बनेगी स्तंभ 2 से वो आपको लिखनी है, जो स्तंभ 3 से बनेगी उस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों को सारणी दी थी, जो उल्टी पलटी करके दी सारणी को हम लोगों को नई सारणी बनाकर और सही सही जोड़ी बनाकर लिखनी थी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखेंगे, आप लोगों को इसमें भी सारणी दिए, एक प्रकार से सारणी के रूप में सवाल दिए हुए हैं और पूर्ण करनी। ठीक है, और ये जो सारणी में जो सवाल है ये आपके गति के जो समीकरण थे उनके ऊपर आधारित आपको ये सवाल दिए हुए हैं। और ये सवाल मैंने बताया था जब आलेख के द्वारा इसका सत्यापन किया था हम लोगों ने इन गति के समीकरणों का। तो इन गति के जो समीकरण है इसके ऊपर आधारित हमको कुछ सवाल दिए हैं जो दिए हैं, और हमको वो सारणी क्या करनी है, पूर्ण करनी है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं, पहले रो से चालू करते हैं। पहला रो, एक सेकेंड, तो पहला रो आप देखेंगे, पहले रो में आपको हाँ, तो पहले रो में आपको देख रहे हो आप लोग u बराबर दिया है 2। ठीक है, रो मतलब ऐसे देखना है, क्योंकि वहां पे क्लिक नहीं हो रहा है तो इसलिए रो मतलब ऐसे आपको देखना है। तो u बराबर 2 है, a दिया है, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, बराबर 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है,
ए मतलब होता है पिंड का त्वरण, जो हमको दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय बराबर हमको दिया है 3 सेकेंड, और हमको ज्ञात करना है v। हम लोग को ये जो लास्ट में ब्लैंक दिया हुआ है वो हमको ज्ञात करना है। v बराबर u प्लस 80 मीटर पर सेकेंड। ये जो है समीकरण, ये हम लोगों को वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो पहला वाला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आएगा u बराबर 2, उसके बाद क्या दिया हमको, a बराबर 4, त्वरण हमको 4 दिया हुआ है, और t बराबर, और जो हमको गति संबंधी समीकरण दिया है वो समीकरण हम लोग उतारेंगे। समीकरण दिया है v इज इक्वल्स टू u प्लस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में अब हमको v का मान निकालना है, तो जो मान दिया है अब हम लोग उसको प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर u बराबर 2 रख देंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, मान प्रतिस्थापित करने पर u बराबर 2 हो गया, a बराबर 4 हो गया, और t बराबर 3 हो गया। ठीक है, 4 और 3 में गुणा हो गया, 4 और 3 में यहाँ पे गुणा हो गया, आपको 12 मिल गया। ये 2 वैसे का वैसे गया, 12 और 2 जोड़ दिया, 14 मीटर पर सेकेंड। तो का मान हम लोग को क्या मिला, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें कुछ मान आपको, ये सारणी कैसे रहती है, कुछ मान आपको दिए हुए रहते हैं और एक मान आपको नहीं रहते हैं। नीचे वाला रो देखेंगे हम लोग, ये नीचे वाला रो, इसमें हम लोगों को u का मान नहीं दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, t का मान दिया हुआ है, और v का मान भी दिया हुआ है, और u का मान नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। a बराबर 5, t बराबर 2 सेकेंड, v बराबर 20, v इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ t, वो उतारेंगे। ठीक है, v बराबर हम लोग लिखेंगे, मान जो हमको दिया है 20, मान जो v का दिया है 20, v की जगह हम लोग 20 लिखेंगे, u की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, u का मान नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। a का मान हमको कितना है 5, मान कितना दिया है हमको 2 दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मान प्रस्थापित करेंगे। तो 20 बराबर u प्लस प्लस, ठीक है, 5 और ये जो 2 है इनका गुणा हो जाएगा आपस में, 5 और 2 का गुणा होकर 10 आ जाएगा। तो 20 बराबर प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 10 है उसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर इन द पक्षांतर मतलब उसको बराबर के इसके। तो जब भी हम लोग किसी चीज का पक्षांतर करते हैं, अगर वो धनात्मक है तो बराबर के इस तरफ आने पर ऋणात्मक हो जाती है, अगर गुणे में है तो भाग हो जाती है। तो यहाँ पर जो 10 है वो धनात्मक है, तो जब उसका पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर आने पे 10 क्या होगा, 20 में से 10 चला जाएगा, हमको मिलेगा 10। तो u बराबर 10, इसीलिए u बराबर हमको मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। u मतलब प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसके बाद ये नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि सारणी पूर्ण करनी है, तो उसके बाद सारणी में आपको मान डालना है। जैसे यहाँ पर सेकेंड रो में आपको 10 मिला है, तो आपको वहां पे 10 मान का आंसर आपको 14 मिला है, तो आपको वहां पर 14 लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारणी के रूप में सवाल दिया है, जो कि गणित जो हम लोग समीकरण पढ़े थे उस पर आधारित है। तो ये हो गया हम लोगों का पहला सारणी। ऐसे हम लोगों को और 2 सारणी हल करनी है। अब ये हम लोगों का सेकेंड सारणी है। रो वाइज जो अब मैं मान बोल रही हूँ, आपको रो वाइज ऐसे देखने, ये रो वाइज देखने।
तो आप पहले रो में देखेंगे तो पहले रो में हम लोगों को दिया है u बराबर 5, a बराबर 12 और t बराबर 3, और जो विस्थापन है या s है उसका मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आप लोगों को लास्ट में समीकरण दिख रहा है लास्ट के कॉलम में u बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये विस्थापन और समय के बीच में संबंध दर्शाने वाला समीकरण है। तो इसके ऊपर ये हमको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो u बराबर 5 लेंगे, a बराबर 12, t बराबर 3। अब s का मान दिया हुआ नहीं है तो s का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जो हम लोगों को समीकरण दिख रहा है क्वेश्चन में या सारणी में, वो जो समीकरण दिख रहा है वो समीकरण हम लोग उतार लेंगे। समीकरण उतारने के बाद आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है, जो मान जैसा दिया है उस जगह पे रखना है। जैसे शुरुआत में आपको समीकरण के दिख रहा है कि यहाँ पर u है, उसके बाद t है प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो जहां जहां जो मान है उसको रखते जाना है। तो पहले आ जाएगा 5 रखिए, u के बाद t है तो t का मान आ जाएगा आप 3 रखिए, बीच में धन है तो धन को वैसे का वैसे उतारिए, प्लस हाफ उतारिए, हाफ दिया हुआ हाफ उतारिए, समीकरण में हाफ दिया हुआ तो आपको भी हाफ उतारना पड़ेगा। उसके बाद a का मान कितना है हमारे पास? 12, तो 12 लिखिए। उसके बाद t का स्क्वायर दिया है तो t का जो भी मान होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान प्रस्थापित करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने मान प्रस्थापित किया, मान प्रस्थापित करने के बाद u का मान 5, t का मान 3 प्लस हाफ at स्क्वायर, a का मान 12 है वो उतार लिया, और t का क्या है हमारे यहाँ, हमको क्या करना है? t का स्क्वायर करना है। तो हम लोग यहाँ पे t का मान अगर 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाला जो आपको एकदम से सॉल्व हो गया, ये तो चलो ठीक है, 5 किया 15, आपको मालूम है 15 आ गया। अभी ये वाला कैसे सॉल्व होगा? ये वाला हमको क्या दिया है? 1/2 गुणे 12 गुणे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अब क्या करेंगे? 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, हमारे पास क्या बचा? 6 बचा और 9 बचा। तो ये यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6 और 9। 6 और 9 का गुणा कर देंगे, 9 छक 54, और ये 15 को जोड़ देंगे, 15 और 54 जोड़ने पर हमको मिलेगा 69 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को ये जो विस्थापन ज्ञात करने था इसका आंसर आएगा 69 मीटर। उसी प्रकार हम लोग अब जो दूसरा हमारा रो है वो देखते हैं। दूसरे रो में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? दूसरे रो में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास u दिया हुआ है, u का मान 7 दिया हुआ है, a का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमको वो ज्ञात करना है। इसका मतलब t का मान जो है वो 4 सेकेंड दिया हुआ है, और विस्थापन का मान हमको 92 दिया हुआ है। इस प्रकार से हमको सवाल दिया। पहले वाले सवाल में क्या था? हमको विस्थापन s का मान नहीं दिया हुआ था। अब सेकंड वाले सवाल में क्या है? हमको विस्थापन का मान, टाइम का मान और प्रारंभिक वेग का मान दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास a का मान नहीं है। सिंपल है, समीकरण जब आपके सामने ही है, बस समीकरण में मान रखना है और गुणा भाग आता है तो आपको ये समीकरण सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, तो मान पहले जब भी हम लोग सवाल करते तो पहले हम लोग जो जो हमको मान दिया है वो मान लिख लेते हैं। तो u बराबर 7, a बराबर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, a बराबर हमको ज्ञात करना है, t बराबर 4 दिया हुआ है तो t बराबर 4 लिखेंगे, s बराबर 92 दिया हुआ है तो s बराबर हम लोग 92 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? जो हमको समीकरण दिया हुआ है वो समीकरण उतार लेंगे। समीकरण क्या दिया है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये समीकरण उतार लिया। समीकरण उतारने के बाद क्या करेंगे हम लोग? जो जो हमको जैसे जैसा मान दिया हो वैसा वैसा रखते जाएंगे। तो u का मान 7 है तो उस जगह पे हमारे यहाँ पर u का मान 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा। उसके बाद t का मान कितना है? तो 4 आएगा, प्लस बीच में प्लस है तो वैसे ही प्लस रहेगा, और हाफ लिखना है।
इंटू ए का मान कितना है, ए का मान नहीं दिया हुआ है तो ए का मान कुछ नहीं रहेगा, ए ही रहेगा। टी स्क्वायर, टी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। इस तरह प्रकार से आपको क्या करना है, मान प्रस्थापित करना है। ठीक है, ये देखो ये आपने ऐसे मान प्रस्थापित कर लिया। और s बराबर ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है। तो s बराबर हम लोग 92 लिखेंगे। 92 बराबर 7 गुणे 4 धन हाफ a गुणे 4 स्क्वायर। ठीक है, a का मान क्यों नहीं कुछ लिखा है, क्योंकि a का मान हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब 7 का गुणा 4 में करेंगे तो हम लोगों को 28 मिल जाएगा। 7 का गुणा 4 में करेंगे, 92 वैसे का वैसे उतारेंगे, बराबर वैसे का वैसे ही उतारेंगे। 7 का गुणा 4 में करेंगे तो हम लोगों को 28 मिल जाएगा, प्लस हाफ वैसे का वैसा उतारेंगे, ए वैसे का वैसे ही नीचे उतारेंगे, और जो लास्ट का 4 है 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 16 मिल जाएगा। इसके आगे देखो यहाँ पर ये वाला कैसे सॉल्व हुआ, ये आपको लास्ट का मैं बताती हूँ। ये वाला पार्ट ऐसे सॉल्व हुआ है, 1/2 गुणे a गुणे 16 दिया हुआ है। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो ये कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा और हम लोग को मिलेगा a और 8। और यहाँ पे 28 जैसा है वैसे का वैसा उतारेंगे, 92 जैसे का है वैसा उतारेंगे। अब क्या करेंगे, 28 का जो है पक्षांतर करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम लोग पक्षांतर करते हैं, जो उसका चिन्ह होता है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 28 यहाँ पर धनात्मक है, इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो 92 में से क्या करेंगे, 28 घटाएंगे, 64। 92 में से जब 28 घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 64। और यहाँ पर क्या है, इस तरफ बराबर के इस तरफ क्या है आपके पास, a गुणे 8, 8 और a का गुणा करेंगे तो हम लोगों को 8a मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया धन का पक्षांतर करने पर ऋण होता है, ऋण का पक्षांतर करने पर धन होता है, वैसे ही गुणा का पक्षांतर करने पर भाग होगा और भाग का पक्षांतर करने पर गुणा होगा। तो यहाँ पर 8 जो है वो a के साथ क्या है, गुणा में है, उसका जब हम लोग इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को मिलेगा 64/a। यहाँ ये वाला जो स्टेप है इसमें 64 बराबर हम लोगों को 8a दिया हुआ है, जब हम लोग 8 का पक्षांतर करेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा 64/8 बराबर a। ठीक है, फिर ये 8 के पहाड़े से हम लोग काट देंगे, 8 एक कम 8, 8 के पहाड़ से हम लोग काट देंगे, 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, और हम लोग को लास्ट में जो आंसर वो मिलेगा a बराबर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जैसा अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों को सारणी दी हुई है उसमें हमको मान प्रस्थापित करना है। जैसे पहले वाले का हम लोगों को क्या मान मिला है, 69 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 69 मीटर। और जो सेकेंड वाला रो था जिसमें हमको क्या ज्ञात करना था, त्वरण ज्ञात करना था, तो इसमें हम लोगों को क्या आंसर मिला है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे आप लोगों ने जब सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद ये जो सारणी है इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे 69 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये सारणी में मान लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है, सवाल हल करने को नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है सारणी पूर्ण करो, तो आपको सारणी पूर्ण करनी है। तो जब भी आप सवाल हल कर ले, सवाल हल करने के बाद जो सारणी में ब्लैंक दिया हुआ है वो सारणी आपको भरनी है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो सेकंड वाला सम सॉल्व कर लिया है, ये था विस्थापन और समय का जो गति का संबंधित समीकरण है उस पर आधारित हम लोगों को यह
सम्स थे जो हम लोगों ने अब सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाली सारणी देखेंगे। थर्ड वाली सारणी भी हम लोग को गति संबंधी जो तीसरा वाला समीकरण है उस पर ही आधारित है। तो गति संबंधी तीसरा समीकरण है वो किसके बारे में, विस्थापन और वेग संबंधित है। इसके ऊपर हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें भी उसी प्रकार से है, आप लोगों को कुछ चीजों के मान दी होंगी और समीकरण में मान रखना है और आपको मान ज्ञात करना है। कोई डिफरेंस नहीं, जैसे पहले जो हम लोगों ने सारणी सॉल्व की वैसे ही ये भी हम लोगों को सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने के बाद इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि सारणी में हम लोगों को वो मान प्रस्थापित करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे सम सॉल्व करने से ज्यादा सारणी पूर्ण करके लिखनी है। तो सारणी पूर्ण करने पे हमको मार्क्स है। तो पहला वाला रो हम लोग लेते हैं। पहले वाले रो में u बराबर 4 है, a बराबर 3 है और s का मान नहीं है, विस्थापन का मान नहीं दिया है। और ये जो हमको लास्ट में समीकरण दिया है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसका मान हम लोगों को 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। u बराबर 4 लिखेंगे, a बराबर 3, मान ऐसे रो वाइज लेना, ऐसे मत लेने लगना, ऐसे मत कॉलम वाइज मत लेने लगना। ठीक है, मान ऐसे रो वाइज लेना है। a बराबर 3, s बराबर हमको मान दिया हुआ नहीं है, s का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इस रो में हमको दिया है v स्क्वायर का मान 8, जबकि ये v स्क्वायर का मान 8 नहीं है, ये क्या है, v का मान 8 है। अगर आप v स्क्वायर का मान 8 लेके समीकरण सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये v स्क्वायर का मान 8 नहीं है, ये सिर्फ v का मान 8 दिया हुआ है। तो समीकरण जब भी आप बुक में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना कि ये v स्क्वायर का मान नहीं है, ये सिर्फ v का मान है। तो समीकरण उतारते हैं। जो हम लोग का थर्ड समीकरण है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण इस प्रकार से उतारा और मान प्रस्थापित किया। जैसे मैंने आपको बताया, करना कुछ नहीं है, जो मान जहां दिया है समीकरण में उसी जगह रखना है। ठीक है, मान ऐसा दिया है 4 3 8, तो 4 3 8 को एक साथ नहीं लिखना है, समीकरण में जिस जगह जो मान दिया, पहला हमको समीकरण में v दिख रहा है तो v का मान लिखेंगे। v का मान क्या है, 8 है, लेकिन यहाँ पर v का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, बराबर u का स्क्वायर, u का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2as, a का मान कितना दिया हुआ है हमको, 3 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 3। s का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, s का मान ज्ञात करना है तो सिर्फ s लिखना है। ठीक है, तो समीकरण में जो चीज जहां दी हुई है उस जगह पे उसका मान प्रस्थापित करना है, अपने मर्जी से नहीं प्रस्थापित करना है। 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एस। अब क्या करेंगे आगे का, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मालूम है आप लोगों को कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, और ये 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 2 3 6 और गुणे s। तो 8 का स्क्वायर 64 मिल गया, 4 का स्क्वायर किया 16 मिल गया, प्लस 2 3 6 और 6x मिल गया। जैसे इसके पहले भी मैंने आपको समझाया, जब हम लोग समीकरण सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों को जो संख्या है उनको साथ में सॉल्व करना होता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 का पक्षांतर करेंगे। 16 यहाँ पर धनात्मक है तो इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगी। ठीक है, 16 64 में से 16 चला जाएगा, हम लोगों को मिलेगा 48 बराबर 6s। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद जैसे मैंने बताया था, अभी यहाँ पे 6 आपको दिख रहा है, s के साथ क्या है, गुणा में है, पक्षांतर करने पे इस तरफ आने पर वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 48/6 बराबर s। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। तो भाग देने पे क्या आएगा, 8 6 48। ठीक है, तो 6 के पारे से कट जाएगा और हम लोगों को मिलेगा
s बराबर 8 मीटर। इस प्रकार से हम लोगों ने जो पहला जो रो था वो सॉल्व किया, और ये जो ब्लैंक है यहाँ पर, इसमें मान आ जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने लिखा स्क्रीन पे वैसा मत लिखना, क्योंकि स्क्रीन में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग अच्छे से लिखना। उसके बाद सेकेंड रो सॉल्व करेंगे। सेकेंड रो में आप लोग को दिख रहा है कि u का मान नहीं दिया हुआ है, a का मान 5 दिया हुआ है, s का मान 8.4 है, और v का मान 10 दिया हुआ है। समीकरण हमारा सेम है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। समीकरण, उसी समीकरण में सेम टू सेम मान रखना है, बट इसमें मान अलग चीज का ज्ञात करना है। इसके पहले हम लोगों ने s का मान ज्ञात किया था, इसमें हम लोग u का मान ज्ञात करेंगे। u मतलब प्रारंभिक वेग का मान ज्ञात करेंगे। u बराबर कुछ नहीं है, नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क। a बराबर 5, s बराबर 8.4, v बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को 10, ठीक है। v बराबर 10 है, v स्क्वायर बराबर 10 नहीं, इस बात का ध्यान रखना। समीकरण सेम उतार लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जैसे मैंने बताया समीकरण में मान रखेंगे, v का मान क्या है 10 है, v का मान 10 है, तो यहाँ पर आएगा 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 10 का स्क्वायर, बराबर उतारेंगे जैसे समीकरण में दिया है वैसा करेंगे। उसके बाद क्या है, u का स्क्वायर, u का मान कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे u का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। s का मान कितना दिया है 8.4, तो यहाँ पर लिखेंगे 8.4। इस प्रकार से मान प्रस्तापित करेंगे। 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे 8.4, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, 5 और 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर ये 100 हो गया, 5 और 2 का गुणा कर दिया 10 हो गया, 10 और 8.4 का गुणा करने के बाद लास्ट में जो हम लोगों को पॉइंट है, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 84, ठीक है। तो 100 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 84। अब क्या करेंगे, 84 का पक्षांतर करेंगे, 100 में से 84 जाएगा, हम लोगों को मिलेगा 16। 16 बराबर u स्क्वायर, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, u का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो मिला है वो u स्क्वायर का मान मिला है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने पर हम लोगों को मिलेगा u बराबर 4। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा u बराबर 4। उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जो सारणी दी है उसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पे u का मान 4 मिला है, तो ये जो जगह है इस जगह पे हम लोग लिख देंगे 4, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8। जो हम लोग को 8 मीटर मिला था वो लिखेंगे, सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं कि सारणी के स्टार्टिंग में इकाई दी हुई है, तो इकाई नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर आप लोग चाहे तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हम लोगों को 3 सारणी दी हुई थी, तो ये तीनों सारणी हम लोगों ने क्या की, सॉल्व किए। जो हम लोगों के गति संबंधित जो तीनों समीकरण थे, उन तीनों समीकरणों पे आधारित ये सारणी थी, जिसमें हमको सम्स दिए थे, और उसके बाद सम सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या करनी थी, सारणी पूर्ण करनी थी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये तीनों सारणी सॉल्व हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को तालिकाएं दी थी, तालिकाओं में एक दूसरे के बीच में संबंध ये करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को सारणी दी थी, जिसमें सवाल थे वो हमको पूर्ण करना था। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग 2 ही क्वेश्चन हल करने वाले हैं, अ और आ, यही दोनों क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अ जो है वो मैं पहले पढ़ती हूँ। एक पिंड प्रारंभ के 3 सेकंड में 18 मीटर, ठीक है। एक पिंड अपनी गति चालू करता है, प्रारंभ के 3 सेकंड में वो 18 मीटर की दूरी तय करता है।
और बाद के 3 सेकंड में वो 22 मीटर चला जाता है, उसके आगे के जो 3 सेकंड होते हैं उसमें वो 22 मीटर जाता है, और अंतिम 3 सेकंड में वो 14 मीटर जाता है। ठीक है, पहले 3 सेकंड में 18 मीटर, बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर, और लास्ट के 3 सेकंड में वो 14 मीटर जाता है। तो उसकी औसत चाल हम लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, सम सॉल्व करते हैं। जब भी हम लोग सम सॉल्व करें, जो जो जानकारी दी हुई है हम लोग उसको लिख लेंगे। अब इसमें पिंड का विस्थापन हो रहा है और इसमें 3 बार विस्थापन हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे S1, S2 और S3, इसको 3 बार मान लेंगे, क्योंकि पिंड 3 बार इसका विस्थापन हो रहा है, तो तीनों बार हम लोग इसको अलग अलग मानेंगे, S1, S2 और S3, और टाइम भी अलग अलग है, तो T1, T2 और T3 मानेंगे। तीनों टाइम को हम लोग क्या मानेंगे, T1, T2 और T3। अब हमको ज्ञात क्या करना है, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला है, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लगने वाला कुल समय। ठीक है, अब जो कुल दूरी थी, दूरी कौन सी है, S1, S2 और S3, और लगने वाला समय कौन सा है, T1, T2 और T3। ये क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो औसत चाल बराबर आएगा S1, S2 और S3। S1, S2, S3 क्या है, उसकी कुल दूरी है जितना उसने तय किया है, तो ये तीनों दूरियों को हम लोग जोड़ देंगे, S1 को, S2 को, S1 को, S2 को और S3 को, ये तीनों को जोड़ देंगे। नीचे क्या हुआ है, लगने वाला कुल समय, कुल समय, तो यहाँ पर T1, T2 और T3, ये तीनों को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, T1, T2 और T3, इस प्रकार से। अब मान प्रस्थापित करेंगे, पहले क्या थे, उसकी दूरी 18 मीटर, दूसरा उसका विस्थापन 22 मीटर का हुआ, तीसरा उसका विस्थापन 14 मीटर का हुआ, और समय क्या था, पहला जो विस्थापन था वो भी 3 सेकंड में, दूसरा विस्थापन भी 3 सेकंड में, और तीसरा विस्थापन भी 3 सेकंड में। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब 18, 22 और 14 तीनों को जोड़ देंगे, और नीचे जो हमको 3 और 3 और 3 दिख रहे, इन तीनों को भी जोड़ देंगे। ठीक है, 18, 22 और 14 को जोड़ने पर हमको 54 मिलेगा, और तीनों के लास्ट के 3, 3, 3 जोड़ने पर हम लोगों को 9 मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 9 को क्या करेंगे, 54 को क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, 9 चौक 54, तो काटने पर हम लोगों को मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो पिंड की औसत चाल कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक पिंड की औसत चाल निकाली, जो हर 3 सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग थी। तो इस प्रकार से उसकी हम लोगों ने औसत चाल निकाली। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड का द्रव्यमान 16 केजी है तथा वह 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल की गणना करनी है। ठीक है, पहला हमको ये क्वेश्चन है, एक पिंड है, उसका द्रव्यमान 16 केजी है, उसके ऊपर उसका जो त्वरण है वो, आगे भी क्वेश्चन है, उतना ही बल अगर 24 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त करने पर निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा, ये आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले पिंड का द्रव्यमान m1 मानते हैं, उसको तो हम लोगों ने m1 बराबर 16 केजी ले लिया। ठीक है, पिंड का त्वरण कितना है, उसको हम लोगों ने a1 मान लिया, तो पहले जो त्वरण है उसको हम लोग ने मान लिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को a1 मान लिया। अब f कितना है वो हम लोग को ज्ञात करना है, कि पिंड पर कितना बल प्रयुक्त कर रहे हैं, उसको उसकी गणना करनी। पहले हम लोग ये वाला सवाल करते हैं, बाद में सेकेंड वाला करेंगे। ठीक है, तो पिंड पर प्रयुक्त बल की गणना करने के लिए बल का फॉर्मूला लिखेंगे, जिसमें है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान कितना है 16 केजी है, इंटू 3 मीटर
त्वरण कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 48। अब ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 48 के बाद ये जो है किलोमीटर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चेंज होकर यहाँ पर न्यूटन आ गया है। तो बल की जो इकाई है एसआई प्रणाली में वो न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर दी गई है। तो ये जो किलोमीटर जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको इसकी जगह पर जब हम लोग बल की इकाई लिखते हैं तो हम लोग इसकी जगह पर न्यूटन लिखते हैं, इसीलिए इसमें बल की इकाई आएगी 48 न्यूटन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व हो गया, पिंड पर प्रयुक्त बल। उसके बाद दूसरा है, उतना ही बल अगर 24 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा। ठीक है, ये सेम बल हम लोगों को एक 24 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर प्रयुक्त करना है, तो हम लोग को देखना है त्वरण कितना होगा। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स का जो है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन m इंटू ए। ठीक है, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो m का पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ लेके आएंगे, m का पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, F अपॉन m2। ठीक है, फोर्स कितना हम लोगों को मिला था पहले, इसमें 48 न्यूटन, 48 न्यूटन लिख देंगे, और मास कितना है, मतलब पिंड का द्रव्यमान कितना है 24 केजी, वो लिख देंगे। दोनों को कट करेंगे, कट करने पर हम लोगों को मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे, ये जो पहले इसका इकाई थी, जो पहले इसकी इकाई थी वो यहाँ पर बदलकर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। वो कैसे हो गई, न्यूटन का क्या मतलब मैंने बताया था, न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर केजी है, तो ये केजी और केजी कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास बचेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दूसरे पिंड से निर्मित होने वाला एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर अ और आ हम लोगों ने आज कंप्लीट किया, जो बहुत ही सिंपल है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने ये सेशन बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए धन्यवाद। सर हो गया है? हेलो, ओके मिस। हाँ मिस। हाँ सर, तो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकता है। हाँ सुमित, माइक अनम्यूट है आपका, पूछ लीजिए। आस्था। यस सर। टीचर मुझे 7th का फर्स्ट वन नहीं समझा। 7 का फर्स्ट वाला ना, ओके ठीक है। सेवन के फर्स्ट वाले में हम लोगों को एक पिंड दिया है, वो प्रारंभ के 3 सेकंड में 18 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तीन जो स्टार्टिंग जब वो चलना चालू करता है तो 3 सेकंड में वो 18 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड मतलब मान लो एक गाड़ी है या कोई वाहन है या कोई कार है, कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो 3 सेकंड में वो 18 मीटर दूरी तय करता है।
3 सेकंड है उसमें उस गाड़ी का वेग बढ़ जाता है और वो 22 मीटर की दूरी तय करता है, और उसके बाद अंत में 3 सेकंड में उस पिंड का वेग क्या होता है, वो कम हो जाता है और वो 14 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये जो 3-3 सेकंड है, इस अलग अलग दूरी तय की है। पहले 3 सेकंड में 18 मीटर, उसके बाद उसने 22 मीटर और उसके लास्ट में उसने 14 मीटर की दूरी तय की है। तो हम लोगों को उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है कि वो किस चाल से चल रहा है, उसकी एग्जैक्टली चाल क्या है, क्योंकि वो हर जगह उसका जो वेग है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कहीं 18 हो रहा है, कहीं 22 हो रहा है, कहीं 14 हो रहा है, इसलिए उसका औसत चाल क्या है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। अब ये विस्थापन है वो अलग अलग है, पहले 3 सेकंड में 18 मीटर है, बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर है, लास्ट के 3 सेकंड में 14 मीटर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों उसके अलग अलग विस्थापन है उसको S1, S2 और S3 इस प्रकार से हम लोग नाम दे देंगे, S1, S2 और जो टाइम थे उसके अलग अलग 3 थे। तो पहले 3 सेकंड को T1 दे दिया, दूसरे 3 सेकंड को T2 दे दिया, लास्ट के 3 सेकंड को T3 दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने ये मान दे दिया और हमको ज्ञात करना है उसका औसत चाल। औसत चाल बराबर उससे, चाल बराबर होती है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब यहाँ पर हमको औसत चाल ज्ञात करनी है, तो तय की गई कुल दूरी बटे लगने वाला कुल समय, मतलब जो उसने टोटल दूरी तय की प्लस जितने टाइम में तय की, वो दोनों को हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो दूरी के लिए हम लोग ले लेंगे S1, S2 और S3। ठीक है, उसने ये तीनों दूरी तय की है, तो दूरी में हम लोग S1, S2 और S3 तीनों को जोड़ेंगे। समय कितना था, समय भी उसका T1, T2 और T3 था, तो ये समय में हम लोग जो कुल लगने वाला समय उसमें तीनों समय को जोड़ेंगे और दूरी में हम लोग जो उसने तीनों दूरी तय की है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दूरियां थी उसकी, 18 मीटर, 22 मीटर और 14 मीटर। नीचे क्या था, समय तीनों बार 3-3 सेकंड ही था, तो तीनों बार हम लोग 3-3 सेकंड ही लेंगे। 18, 22 और 14 को जोड़ देंगे, 54 मिलेगा। 3 को जोड़ देंगे तो 9 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसको 9 के पहाड़े से 54 को भाग दे देंगे, 9 छक 54। तो हम लोगों को पिंड की औसत चाल मिलेगी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इसमें पिंड का विस्थापन अलग अलग समय में अलग अलग हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को जितना उसका टोटल विस्थापन है जितने समय में किया है वो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और कुछ सर? ओके, चलेगा सर।